हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए एक और एपिसोड लेके आई हूँ। ये हमारा स्टैटिक जीके में जाता है। स्टैटिक जीके से आप समझते ही हैं कि ऐसी चीजें जो फैक्चुअल टाइप की होती हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आपका जरूर आता है। हालांकि अगर मैं इनमें टॉपिक बात करूं तो ये है क्या, हमारा खाद्यान्न से संबंधित क्रांतियां, जिनको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सबसे ज्यादा कॉमन है ही। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ हम व्हाइट, ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, कितने तरह की क्रांतियां आई हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो हमारा रिवॉल्यूशन का है, खासतौर पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन तो हमारा यूपीपीसीएस या फिर अगर हम बात करें आईएएस का जो प्री रहता है, उन सब में भी क्वेश्चन आता ही है। और आपके सारे एग्जाम्स, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे कोई एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो, उनमें ये क्वेश्चन कॉमन माने जाते हैं। देखते हैं, छोटी सी वीडियो है, बहुत ईजी टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी हम लोग टिपिकल चीजें और बहुत डीप में जा रहे थे, तो आज थोड़ा सुपरफिशियल इजी गोइंग लेक्चर लिया है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो देखते हैं कितने ध्यान से आपने सुना है, फिर क्वेश्चंस आप बता पाते हैं आंसर या नहीं बता पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा खाद्यान्न संबंधित क्रांतियां रहेंगी। तो इनमें हम सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं भाई, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बारे में मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या क्या चीजें हमको याद रखनी होती हैं। तो ये जो मैंने फोटो है, ये बस काम के हैं, थ्योरी तो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो बस सुन लीजिए। ये जो है फोटो आपको जो दिख रहा है, ये कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो ये जो नॉर्मन बोरलॉग, बस याद रखिए, अर्नेस्ट कोई बात नहीं, जो नॉर्मन बोरलॉग है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रणेता थे, जिसको हम कहते हैं ना कि फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, या विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन लेके आया। अगर मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि विश्व में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया में किसको कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रणेता या कौन लेके आया, तो इंडिया में ये आपके एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एक तो ये बात कवर हो गई। अब बात ये आती है कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, कौन कौन सी जो फसल हैं उनको हमने इसमें बढ़ावा दिया है। तो हुआ क्या कि ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये देखा गया कि हमने सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था, दिमाग में तो हमारे तब से ही था, क्योंकि जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान था तब भी हमने ये देखा कि हमारा उद्देश्य था खाद्यान्न में आपका कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, खाद्यान्न में हम संप्रभु होना चाहते थे, खुद में डिपेंडेंट होना चाहते थे, ताकि हमें किसी देश से खाद्यान्न आयात करने के लिए हम डिपेंडेंट ना हो। अभी भी हम लोग करते हैं, आपूर्ति के लिए हम लोग बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, बट थिंग इज कि हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन हो कि हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए सफिशिएंट हो जाए। तो जब ये देखा गया कि भारत जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री माना जाता है, जो कि आपका कृषि देश है, इसमें तो कम से कम इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए जहां पे कि आपका लगभग 70% तक जनसंख्या खेती में लगी हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे परसेंटेज कम होता जा रहा है, लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन शुरू किया था उस समय तक तो हमारे यहाँ की 70% लगी थी प्राइमरी सेक्टर में, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कि आपका खेती आ जाती है, पोल्ट्री, डेयरी, ये सब चीजें आ जाती हैं, जिन्हें हम कृषि संबंधित क्षेत्र बोला जाता है, जिसमें खेती भी आएगी, बाकी आपका पशुपालन वगैरह, ये मधुमक्खी पालन सब कुछ आ जाता है, डेयरी, पोल्ट्री वगैरह। तो बात ये हो रही है 70% उसमें लगी है, बाकी की जो 30 है वो आपका द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी कि आपका सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनमें डिवाइडेड है। तो बात ये हो रही है क्यों हमारा जैसा देश जो कि टोटली एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, वहां पे क्या कमी रह रही है। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, हम अच्छे बीज यूज करें, हम टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन और टूल्स अच्छे यूज करें, हम यहाँ पे जो हमारे उर्वरक हैं यानी कि फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं वो सब यूज करें, तो हम बिल्कुल खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सोच के हमने इस चीज में हम आगे बढ़े। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका ईयर फेज आपको याद रखना चाहिए। इसकी शुरुआत 1967 से 68 में की गई थी, और इसका जो श्रेय है वो कौन है भाई, नोबल पुरस्कार विजेता। अब नोबल पुरस्कार कौन से कैटेगरी का, हमको मालूम है बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो ये मेरे नोबल पीस प्राइज विनर हैं। नोबल पीस प्राइज विनर ये रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग, इनको मिला था, और इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का इनको जनक कहा जाता है। अब भारत में किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब हरित क्रांति से मतलब क्या है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करें। कौन सी क्वालिटी, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, जिसको हम क्या कहते हैं, HYV सीड्स। तो HYV सीड्स को हम लोग यूज करें, पहली बात।
अब जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा केमिकल फर्टिलाइजर, इसके अलावा प्रॉपर इरिगेशन। तो ये सारी चीजों को हम यूज करें तब हम हरित क्रांति लेके आएंगे देश में, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। फायदा क्या है? फायदा है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से ट्रेमेंडसली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारा खेती। सेम लैंड है हमारे पास, हम कभी भी जमीन को स्ट्रेच नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि सेम जमीन पे हम लोग ज्यादा पैदावार कर सकें। तो ज्यादा पैदावार के लिए क्या हो जाता है कि हम लोग सेम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमको करना होगा कि उसी खेत के ऊपर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करें, ऐसे बीज यूज करें कि जो पौधा है उस पौधे में ज्यादा से ज्यादा हमारे जो क्रॉप्स है वो ऐसी यील्ड अच्छी दे, यानी पैदावार उस पौधे में ज्यादा से ज्यादा आए। यानी एक गेहूं की बाली है तो उसमें ज्यादा दाने निकले गेहूं के, ये लॉजिक है हमारा। तो हमें क्या बढ़ानी है? पैदावार। पैदावार को इंग्लिश में बोलते हैं यील्ड। तो यानी हम यील्ड बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। अब हुआ क्या, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है यानी कि अगर खेती बढ़ रही है तो खेती जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, बिल्कुल आती है, बट अगर खेती अच्छी होगी तो वो दूसरे सेक्टर को भी एम्प्लॉयमेंट देगी। जैसे अगर उपज अच्छी हो रही है तो खेती से संबंधित जो उद्योग हैं, जिनको कहते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री, शॉर्ट में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि हमारा खेती का जो प्रोडक्शन आ रहा है, अगर कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉटन इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होंगी। अगर शुगर केन यानी गन्ने का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे ज्यादा से ज्यादा हम शुगर मिल्स अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें लीड कर सकते हैं। भाई जितनी वस्तुओं में हम प्रोडक्शन में लीड करेंगे उतना देश में वर्चस्व होगा। आज चाइना का नाम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, सेकेंडरी सेक्टर की वजह से डोमिनेट कर रहा है। अमेरिका क्या है? सेकेंडरी सेक्टर की वजह से डोमिनेट कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो क्रूड ऑयल वगैरह मिल रहा है वो तो मिडिल एशिया है, वो उसकी वजह से है क्योंकि वो उनको भगवान की देन है कि भाई नेचुरली उनके जमीन के अंदर इतना सारा तेल है। बट बाकी देश को अगर खुद से उन्नति करनी है तो सेकेंडरी सेक्टर सबसे बढ़िया है कि आप उसको डेवलप करिए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाइए, उसको आप डेवलप करिए। तो उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर का बढ़ावा देना कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एम्प्लॉय दे रहा है। एक तो किसान का जो परिवार है उसका लाइफ स्टेटस बढ़ेगा, उसके परिवार के सभी लोग अगर ज्यादा पैदावार हो रही है और इस चीजों में ज्यादा एंगेज होंगे, उनके लिए अच्छा है। देश इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी। इसके बाद दूसरी बात है कि जब खेती ज्यादा होगी तो उस प्रोडक्शन को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होगी, उसके लिए बैंकों की भी आवश्यकता पड़ेगी, लोन देना या लेना, या अगर टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है तो बैंकों से लोन लेगा, यानी बैंकिंग फैसिलिटी में भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, ट्रांसपोर्ट में भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, जो लोग इसकी ट्रेडिंग करेंगे उन ट्रेडर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यानी एक सेक्टर ने बहुत सारे सेक्टर्स को बढ़ावा दिया। तो जो भी हम क्रांतियां लाते हैं, चाहे वो मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ूं चाहे और कोई रिवॉल्यूशन पढ़ूं, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि उस सेक्टर को बढ़ावा देना। तो हम ऐसी कुछ चीजें लाएं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने एक कलर करके, उससे संबंधित कलर को चूज करके वो रिवॉल्यूशन नाम दे दिया। तो सबसे पहले ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। अब आपकी कुछ बातें आती हैं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में। आपने कह दिया क्या क्या यूज करना है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, आपने बोला प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, आपने बोला कि मशीन और टूल्स अच्छे होने चाहिए, एडवांस टूल्स एंड मशीन्स होने चाहिए। तब आप ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। कहां सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया? दूसरी बात, तो वो 2 स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखा गया, पंजाब हरियाणा स्टार्टिंग में। अगर मैं आज की बात करूं कि बताइए कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या गेहूं की पैदावार, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहां पे है, तो आप पंजाब हरियाणा पे टिक नहीं करिए। एरिया की वजह से यूपी बाजी ले मारता है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं, बहुत सारी चीजों में यूपी आगे हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज एरिया। तो नंबर 1 आएगा यूपी, नंबर 2 आपका पंजाब और फिर हरियाणा। तो ये नंबर 1 में आपका यूपी आता है गेहूं के प्रोडक्शन में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चावल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल रहता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, इन जगह भी चावल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट आपका वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। अगर मैं बात करूं कि गेहूं चावल जो है वो 2 फसल हैं जिनके ऊपर ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया, तो मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर फायदे और नुकसान पहले बात करूंगी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फायदे हैं, फायदे ये हैं कि खेती में पैदावार बढ़ी, तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उनको खिलाने के लिए हमारे पास फूड प्रोडक्शन है। सरकार का
जो बफर स्टॉक होता है, अब एक नया टर्म मैं लेके आ रही हूं, क्या? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एक तरह से समझ लीजिए जैसे संचित निधि है। सरकार के अपने गोडाउन्स में अनाज भरा हुआ होता है, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो गवर्नमेंट उसको रिलीज करती है। तो ये बफर स्टॉक का जो इंतजाम है ये करती है गवर्नमेंट। तो बफर स्टॉक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी कैलेमिटी आए, आज आप देख सकते हैं कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो तब तक में आपका अनलॉकडाउन 2 की जो गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं। और आपको मालूम है कि आने वाले सितंबर के महीने तक सरकार ने फ्री अनाज देने की घोषणा कर दी है, मोदी सरकार ने, कि गरीबों को जो है फ्री अनाज दिया जाएगा। तो जब ये घोषणा कर दी, इसका मतलब वो अनाज आ कहां से रहा है? आज तक भी कोरोना के समय पे हर राज्य में गरीबों को जो है अनाज दिया जा रहा है। बीपीएल वालों को राशन कार्ड के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को फोकस इसीलिए किया गया, ठीक है। तो बात ये आ रही है कि ये जो इतना फोकस किया गया और इस चीज पे जोर दिया जा रहा है, तो ये अनाज की सप्लाई कहां से आ रही है? ये सप्लाई हमारे सरकार के जो गोडाउन है वहां से आ रही है। वहां कहां से आ रही है? किसान से खरीदा है सरकार ने। किस पे खरीदा है? तो सरकार पहले से अपना एक एमएसपी डिक्लेयर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो एक गारंटी है कि कम से कम ये प्राइस तो आपको इस प्रोडक्शन का मिलेगा ही मिलेगा। ये खेती के सीजन से पहले ही सरकार द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। इससे क्यों किया था, क्या समस्या सॉल्व हुई? तो ये जो एमएसपी डिक्लेयर की गई थी उसमें ऐसा होता था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले ये देखा जाता था कि लोग क्या है, भाग रहे हैं गेहूं और चावल की खेती के लिए, दलहन नहीं उत्पादन कर रहे हैं, या अगर उनकी जमीन कम फर्टाइल है तो वो मोटा अनाज ही उगा सकते हैं। मोटा अनाज यानी कि कोर्स क्रॉप, जिसको आप मिलेट भी कहते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आता है। इंसान वो नहीं उगा रहा है, वो जबरदस्ती एक्स्ट्रा इरिगेशन दे दे के जमीन को सुटेबल बना रहा है कि मेरे को गेहूं ही उगाना है क्योंकि दाम गेहूं का अच्छा मिल रहा है। जस्ट एग्जाम्पल। तो ऐसे में ये समस्या को सॉल्व करने के लिए भाई आपकी भूमि जिस चीज के लिए उपयुक्त है वो खेती करिए। उसके लिए सरकार ने एक आपको गारंटी वाला रेट दे दिया कि अगर आप बाजरा भी उगा रहे हैं तो बाजरे की ये प्राइस तो आपको मिलेगी मिलेगी मार्केट में, इससे कम में आपसे कोई नहीं खरीदेगा और इससे ज्यादा हो सकती है। और नहीं बेच रहे हैं तो इससे इस रेट में तो कम से कम आप सरकार को बेच सकते हैं अपना अनाज। तो ये किसान को क्या हो गया, गारंटी मिल गई इस प्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजें की गई, बफर स्टॉक डाला गया, फेयर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किए गए। इस तरह से हर फसल को हमने बढ़ावा दिया। तो पर्टिकुलरली फसलों से रिलेटेड क्रांतियां भी आई। फिर देखा गया फिर भी उस फसल को हमें बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, तो हमने एक पर्टिकुलर क्रांति चला दी। ये चीजें आई। इनमें से जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्रांति है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और जो समझना जरूरी हो जाता है, वो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो फायदे में हमें पता चल गया कि बफर स्टॉक मेंटेन हो रहा है, जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास एक सिक्योर्ड अनाज का स्टॉक बन रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको आपूर्ति अच्छे से हो रही है, किसान की इनकम बढ़ रही है, किसान की इनकम बढ़ रही है तो देश की इनकम बढ़ रही है। ये तो हो गए फायदे। अब बात करते हैं नुकसान। नुकसान में मैं बात करूं तो जमीन जो है उसको एक्स्ट्रा इरिगेशन की जरूरत होती है जब हम HYV सीड यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए बेसिक नीड है जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, जब हम वो यूज करते हैं तो हमें उस बीज को ज्यादा इरिगेशन देना पड़ता है। ज्यादा इरिगेशन के लिए ज्यादातर किसान क्या करेगा, बारिश पे डिपेंड है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है टाइम पे तो वो क्या करता है, आज हर किसान की इतनी कैपेसिटी है कि वो चाहे किराए पे बोरिंग से पानी ले रहा है या उसकी खुद की पर्सनल बोरिंग है, तो ज्यादातर जमीन से पानी निकाल रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन, यानी कि भूजल का स्तर नीचे जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम आ गई, भूजल का स्तर नीचे हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह जो है वो उतने सस्ते नहीं है जितना कि एक नॉर्मल जो अनाज के बीज होते हैं। कॉस्ट जो है वो किसान के हैंड पे बढ़ रही है। 2 पॉइंट इसके नुकसान। तीसरा पॉइंट, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स अगर आपने उगाए तो इसकी बेसिक नीड एक तो इरिगेशन है और दूसरी जो नीड है वो है केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे मेन्योर से काम नहीं चलेगा, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स भी आपको देने पड़ेंगे। और हम सबको मालूम है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के रेगुलर यूज से जमीन आपकी डिटेरियोरेट होती है, खराब होती है। शुरू में फायदा लगेगा, 2-3 साल बहुत अच्छी बम्पर पैदावार होगी, बट उसके बाद धीरे धीरे मृदा की जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगती है केमिकल्स के टच में। वहीं अगर आपने गोबर खाद यूज करी है, मेन्योर्स यूज करे हैं, तो उसकी अमाउंट अगर ज्यादा भी डाल दी तो भी जमीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे और नुकसान। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे बात हो रही है कि हरित क्रांति के अनुसार कौन कौन सी मेन फसल है, गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा, ये सब फसल को पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। पर हेक्टेयर से प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? पर हेक्टेयर प्रोडक्शन का मतलब 1/1 का जो एक हेक्टेयर है स्क्वायर, उस एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में आपका जो गेहूं के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में तो पंजाब लीड करता है, बट गेहूं के टोटल प्रोडक्शन में यूपी लीड करता है। वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया और यूएसए का, तो इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि कहते हैं यूएसए में स्टोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इतने अच्छी पैदावार होती है। हमारे यहाँ का किसान बेचारा किसान है मैक्सिमम केस में, मतलब उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है जिनके पास बड़े जोत हैं उनकी कंडीशन अच्छी है, बट फिर भी वो बेचारा परेशान है, सुसाइडल केसेस इतने आते हैं। बट यूएसए जैसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में किसान एक बिजनेसमैन की तरह देखा जाता है। वहां पे आपके ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं जो कि कैमरे की हेल्प से पूरे खेत को देखते हैं, और जो किसान होता है वो पूरा टेक्निकली क्वालिफाइड है, वो स्क्रीन पे अपने खेत को पूरा देखता है, एनालाइज करता है, कहाँ पे फर्टिलाइजर की जरूरत है, कहाँ पे इरिगेशन की जरूरत है, कहाँ पे पेस्टिसाइड डालना है। हमारे यहाँ क्या होता है, किसान सब चीज मैनुअली कर रहा है बेचारा, मशीन्स हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें हैं, यूएसए और इंडिया में डिफरेंस है इस मामले में। वहां पे मशीन्स एंड टूल्स और टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है और वो चीजें यूज हो रही हैं। इंडिया अभी उन चीजों में आगे बढ़ रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारी चीजें इंडिया ने भी शुरू करी हैं, बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड और किसान के लिए लोन के फैसिलिटीज बहुत सारे अवेल करवाए हैं, जो आपके सब्सिडीज दी गई हैं फूड क्रॉप्स पे, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, तो वो चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। बट फिर भी यूएसए और इंडिया में अभी बहुत ज्यादा गैप है खेती की अगर हम बात करते हैं। यूएसए में इवन मैं आपको एक और कॉन्सेप्चुअल चीज बताना चाहूंगी, यूएसए में जो कुछ खेती होती है, जैसे यूएसए किसमें लीड करता है, मक्का के प्रोडक्शन में। जो आप स्वीट कॉर्न खाते हैं ना, ये यूएसए का है, यूएस कॉर्न भी कहते हैं इसको, जो बड़े दाने वाला स्वीट कॉर्न होता है जो मक्का होती है। तो वो जो मक्के के दाने उसमें यूएसए लीड करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वहां का। वहां पे फिर इतनी सस्ती कैसे है कि वो इंडिया आने के बाद भी, आज अगर मैं जाऊं किसी भी स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, कोई अच्छे से कॉम्प्लेक्स में, मॉल में, तो भी मेरे को वो 15 से 30 रुपए में वो स्वीट कॉर्न मिल जाती है। यानी कि मेरे लिए यूएस की कॉर्न इतनी महंगी नहीं है, जबकि इंडिया की कॉर्न खरीदने जाऊं तो भी वो मुझे 10-12 रुपए में मिल रही है, यूएस कॉर्न 15 रुपए में मिल रही है। तो इतना डिफरेंस कहाँ रहा? यानी कि कैसा ऐसा हो रहा है कि यूएसए से यहाँ आने के बाद भी वो मक्का सस्ती बिक रही है, और इंडिया की मक्का उस कंपैरिजन में आपका टाई हो रहा है, और टेस्ट वाइज मुझे यूएस की मक्का ज्यादा पसंद आ रही है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि यूएसए की गवर्नमेंट सब्सिडी इतनी हाई दे रही है किसान को, कि एक तो वैसे ही वो डेवलप्ड है, किसान को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है यानी अनुदान दे रही है, तो उसकी वजह से वो अपनी जो कॉस्ट है अपने प्रोडक्शन को उसको लो रख पाता है। अगर वही सब्सिडी कट हो जाए, गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी बंद हो जाए, तो वो कॉस्ट कहां से निकालेगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई रखेगा ताकि उसको उसका मुनाफा अच्छे से निकले। तो उसके लिए काफी सारे वर्ल्ड के जो फोरम है, हमने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया हुआ है कि ये गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है खेती के लिए किसानों को, वो यूएसए में बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज नाउ इट्स अ डेवलप्ड नेशन, तो ये चीज बंद होनी चाहिए। तो ऐसी बातें रहती हैं ताकि इंडियन कॉर्न या वहां का कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल, उन सबके ऊपर सेम बात एप्लीकेबल होती है, ताकि उस देश का जो खुद का प्रोडक्शन है वो बिके पहले, और बाहर का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा हाई रेट पे आए, ताकि लोग उसे कम परचेज करें, अपने देश के प्रोडक्शन को ज्यादा परचेज करें। तो ये सब चीजें रहती हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित कॉन्सेप्ट और बातें हैं। ये जो फोटो लगाई है मैंने, ये किसकी लगाई है भाई? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। कौन है भाई? वर्गीस कुरियन। तो ये क्या है, आप देखें जरा, हरित क्रांति के बाद, पहले इनको हम बाद में उठाएंगे, पहले दूसरा टॉपिक देखें। हरित से संबंधित मैंने क्या किया है, इनको इस तरह से असेंबल किया है कि एक कलर से रिलेटेड जो है वो एक साथ दिखें। जैसे हरित क्रांति अलग थी, परंतु हरित सोना क्रांति अलग है। अगर क्वेश्चन में आ जाए हरित सोना क्रांति क्या है, और आपने ध्यान से सोना वर्ड पे फोकस नहीं किया, तो आप सीधे गेहूं प्रोडक्शन पे लीड कर देंगे। गेहूं और चावल का प्रोडक्शन नहीं, हरित सोना बांस उत्पादन से संबंधित है, कि बांस का उत्पादन जो करते हैं वो आपका है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एक और इसमें, कि बांस एक तरह की ग्रास है। ठीक है, पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्रास। ठीक है, अब देखें, ग्रीन गोल्ड क्रांति कैसे रिलेटेड है? चाय के उत्पादन से रिलेटेड है। चाइना आपका लीड करता है टी के प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 2 पे आता है, ये भी साथ में पता होना चाहिए।
मूक क्रांति मोटे अनाजों से उत्पादन से, मोटे अनाज को हम कोर्स क्रॉप भी कहते हैं और हम मिलेट्स नाम भी देते हैं। जब आपको मिलेट मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, रागी, ज्वार, बाजरा ये सब जो होते हैं वो मिलेट्स के हैं। तो ये मिलेट में कौन इंडिया लीड करता है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी, और ये आपका मूक क्रांति इसको कहा जाता है। हुआ क्या कि वही वाली चीज कि फिर गवर्नमेंट ने इसीलिए एमएसपी पे फोकस करा लोगों का कि भाई एमएसपी देखो हम रेट दे रहे हैं, तो आपके खेत अगर ज्वार बाजरा के लिए उपयुक्त है तो आप वही उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्राइस मिलेगा उसका। हालांकि अब तो सबको पता चल गया है कि ज्यादा फाइबर इन्हीं क्रॉप्स में है, तो लोग फिर से ज्वार बाजरा ये सब खरीदने लगे हैं। इवन ये प्रोडक्शन आपका गेहूं से महंगा आता है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन है भाई श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या किया भाई, गुजरात से रिलेटेड है इनका केस। अब देखिए इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके जो जन्मदिन है उसको हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका केरल में हुआ था। इन्होंने भारत में दूध उत्पादन को क्रांति दी थी, इसलिए उसका जनक माना जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुजरात क्यों बोला था मैंने? अमूल की वजह से बोला था कि ये जो अमूल जो कंपनी है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल, बाद में उसका नाम अमूल रखा गया है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में है 50 काउस, आपके पास में है 100 काउस, किसी और के पास में है आपका 20 गाय, तो वो हम लोग इंडिविजुअली दूध ना बेच के जाएं, बल्कि क्या करें, एक जगह अपने सारा प्रोडक्शन को इकट्ठा कर दें, वहां पे उसका पाश्चराइजेशन किया जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग के बाद उस दूध की पैकेजिंग होके किसी एक ही ब्रांड नेम से अगर बेचा जाए तो ये कहलाता है कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है? सारे प्रोड्यूसर एक जगह पे अपने माल को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी एक ब्रांड नेम से उसकी ट्रेडिंग करी जाती है, तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। दूध में इन्होंने ये शुरू करवाया था, अमूल इस तरह से स्टैब्लिश हुआ। तो ये है हमारे वर्गीस कुरियन, इनकी बात होनी चाहिए। इनके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनको आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। और जो हमने ऊपर बात करी थी एमएस स्वामीनाथन, इनको भी आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। रेमन मैग्सेसे अभी हाल फिलहाल में न्यूज में भी रहा है, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का किसको मिला है? रवीश कुमार को। ये रेमन मैग्सेसे मीडिया में या किसी सोशल वर्क के लिए, यानी किसी भी इस टाइप के फील्ड में कोई उत्कृष्ट उदाहरण किसी ने पेश किया है उसको दिया जाता है। और इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। आगे देखें, आपका नेक्स्ट है आपका व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास से रिलेटेड है। कॉटन, कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? आपका ब्लैक सॉइल पे उगाया जाता है, काली मिट्टी के ऊपर। और जो कॉटन का फूल होता है उसमें क्या रहता है? उसमें मैनुअल लेबर बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कॉटन के फूल को हाथ से प्लकिंग होती है, उसके लिए कोई मशीन यूज नहीं होती है। बाद में फिर उसकी प्रोसेसिंग में मशीन यूज होती है। तो कॉटन पे भी हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आपको मैंने ये भी बताया अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में कि कपास को हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमें कॉटन के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, और कपास को भारत की इंडाइजिनस फसल यानी मूलभूत फसल माना गया है। यानी कि ऐसी फसल जिसका उत्पादन किस देश से शुरू हुआ, तो उसमें कॉटन का क्रेडिट कहाँ को जाता है? इंडिया को जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका रजत क्रांति, रजत यानी सिल्वर। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। यानी कि मुर्गी पालन और अंडे के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नीली क्रांति। ये तो सबको पता होता है, जितना कॉमन ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन है उतना ही कॉमन नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन भी है। ये किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन से, यानी मछलियों की रियरिंग जो की जाती है, फिश ब्रीडिंग करवाई जाती है, मछली पालते हैं और उनको बेचने के लिए, तो वो चीज आपका क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपका भूरी क्रांति है। भूरी क्रांति को हम क्या बोलते हैं? ब्राउन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? अब आप ध्यान से देखिए, ब्राउन रिवॉल्यूशन और ब्लैक रिवॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और एक ग्रे रिवॉल्यूशन, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद आपका है पीली क्रांति। पीली आपका क्या होता है भाई? तिलहन, यानी कि पीला क्या होता है? तेल होता है। तो ऐसे याद रखें, ऐसे फूड क्रॉप्स जिनसे हम तेल निकालते हैं प्रेसिंग के द्वारा, जिसमें सरसों आ सकता है, तिल आ सकता है, और भी बहुत सारे बीज होते हैं, अरंडी का बीज होता है। तो ये सारे जो हैं आपके सनफ्लावर सीड्स होते हैं, मूंगफली का तेल होता है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? तिलहन में आ जाएंगे, जिनसे तेल निकाला जाता है।
नेक्स्ट देखिए आपका सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन फल उत्पादन से रिलेटेड है। यहीं अगर मैं बात करूं कि इसको कल्चर भी हमारे होते हैं कि कौन सा कल्चर कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं हम। फल और सब्जियों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका, अब देखिए यहां पे आपका बात आया था क्या? सुनहरी क्रांति, और यहां मैंने नेक्स्ट नाम क्या रखा है आपका? गोल्डन फाइबर क्रांति। हिंदी गोल्डन की भी सुनहरी है, तो गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? ये उसी क्रांति से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। तो जूट उत्पादन से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया था? ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन था, ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, इसमें जूट के उत्पादन को बढ़ावा दिया था। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सुंदरबन डेल्टा रीजन में होता है इंडिया में। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो मार्जिन है वहां पे होता है ये। जूट की खेती में भी मैनुअल लेबर बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा में जूट का हब होना या प्रोडक्शन का मैक्सिमम होना, वहां की बहुत सारी कंडीशंस की वजह से है। जैसे एक तो जो उनको डेल्टाइक रीजन की फसल है तो डेल्टा वहां पे है। दूसरा, लेबर बहुत ज्यादा लगती है, तो मैनुअल लेबर वहां पे इजीली अवेलेबल है बिहार और उड़ीसा में, क्योंकि पॉवर्टी रेशियो भी हाई है, लेबर क्लास काफी सारी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, जूट की कटाई के वक्त जूट को बार बार पानी में धोना पड़ता है, तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि नदियां पानी ड्रेन कर रही हैं समुद्र में, तो पानी भी प्लेंटीफुल है। और क्लाइमेटिक कंडीशन भी जो चाहिए वो परफेक्ट है। तो ये मेरा जूट की खेती के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सैफ्रॉन क्रांति, तो सैफ्रॉन तो कहते ही केसर को है। अब आपको मालूम होगा केसर बड़ी महंगी होती है, कश्मीर साइड में उगाई जाती है। इसमें क्या होता है, काफी डिस्टेंस पे एक एक फूल निकलता है, तो वो केसर है आपका। मार्केट में आपको एडल्ट्री बहुत होती है केसर की, नकली केसर भी मिलती है। होता क्या है उसमें, जो आपके मक्के के जो बाल होते हैं, मक्के में होता है ना सॉफ्ट सॉफ्ट से कॉर्न के ऊपर, उनको डाई कर देते हैं और फ्लेवर केसर का डाल देते हैं, तो वो बस केसर हो गई नकली वाली। ठीक है, अब देखें आपका सैफ्रॉन क्या है भाई? केसर से संबंधित है। लाल क्रांति किससे रिलेटेड है? रेड रिवॉल्यूशन। तो दो चीजों से है आपका, एक तो टमाटर और दूसरा मांस उत्पादन। ठीक है, इसको भी बढ़ावा दिया गया था, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, ये भी बहुत फेमस हुई थी। अब इसमें भी आपको एक्चुअली दो है, यहाँ पे दूसरा मैंने नहीं लिखा है। गुलाबी क्रांति, एक तो झींगा मछली, झींगा मछली को क्या बोलते हैं? प्रॉन कहते हैं। तो जो हमारा केरल साइड में है वहां पे ये क्रांति शुरू हुई थी। केरल साइड में प्रॉन के लिए प्रोडक्शन को काफी बढ़ावा दिया गया था। जो सी फूड लवर्स है उनको बात समझ में आ रही होगी। तो ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। प्लस एक और चीज के लिए भी पिंक रिवॉल्यूशन नाम दिया गया था, दैट वाज अनियन, कि प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी पिंक रिवॉल्यूशन चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए आपका खाकी क्रांति। खाकी क्रांति, अब यही मैं आपको बता रही थी कि चाहे मैं ब्राउन रिवॉल्यूशन लूं या खाकी एक ही नाम है, तो मैंने भूरी क्रांति में भी आपको लिखा था और यहाँ पे मैं आपको खाकी कलर में भी बता रही हूं। देखिए, भूरी क्रांति अगर पर्टिकुलरली आ रहा है तो हमने क्या बोला? फर्टिलाइजर। बट खाकी क्रांति की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात बदल गई और हमने क्या नाम रख दिया? चमड़ा। कई बार ब्राउन रिवॉल्यूशन में आपको चमड़ा भी लिखा आएगा, हो सकता है खाकी क्रांति ना लिखा आए और ब्राउन रिवॉल्यूशन आए, उसमें ऑप्शन में एक ही सही रखेंगे, ऑब्वियसली दो दो नहीं देंगे, तो वहां पे आपको चमड़ा मिल सकता है। तो लेदर किससे रिलेटेड है? ब्राउन से। उर्वरक यानी कि हमारे फर्टिलाइजर किससे रिलेटेड है? ब्राउन रिवॉल्यूशन से। दोनों सेम बात है। नेक्स्ट देखिए आपकी कृष्ण क्रांति। कृष्ण मतलब ब्लैक। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वो उससे रिलेटेड है जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक गोल्ड हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम को। तो यहाँ पे क्या हो गया? बायोडीजल उत्पादन अगर हम कर रहे हैं, पेट्रोलियम से बायोडीजल बना रहे हैं, इथेनॉल वगैरह के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चीज हमारी किस में आ जाएगी? कृष्ण क्रांति में आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो कि फिर से आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन का एक टाइप हो गया, किससे रिलेटेड है? मसाला उत्पादन। आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसाले इंडिया में ही उगाए जाते हैं। मेन जो हम लीड करते हैं वो हम किस में करते हैं? ये आपका लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये हमारे यहाँ मेन फसल है, और दालचीनी। दालचीनी और मिर्च ये हमारे यहाँ के मेन मसाले हैं सबसे ज्यादा, जिनका हम इंटरनेशनल सप्लाई भी करते हैं। काली मिर्च को मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर में भी इंक्लूड किया था कि जो ग्रीक्स थे उनको इतना पसंद आई थी कि उन्होंने यूरोप में जाके
काली मिर्च का इतना ज्यादा वो किया था, ट्रेडिंग करी थी और उन्हें इतना मुनाफा हुआ था कि काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति क्या है भाई? नदियों की कनेक्टिविटी। ऐसा होता है, नदियां दो तरह की होती हैं, एक पेरिनियल और दूसरी नॉन पेरिनियल। यानी कि एक जो सदा नीरा नदी होती है, सदा नीरा यानी जिनमें हमेशा पानी रहता है, और एक आपकी क्या होती है, वर्षा ऋतु पे डिपेंडेंट होती है, वर्षा संभावित नदी होती है कि अगर रेनफॉल नहीं होगा 2-3 साल तो नदी सूख जाएगी। सदा नीरा ग्लेशियर से पिघल के निकल रही है तो उसमें पानी हमेशा रहेगा। तो नदी कनेक्शन से क्या होता है कि नदी जोड़ो कार्यक्रम में हमने सारे नदी को ज्यादातर चैनलाइज कर दिया, उसकी नहरें निकाल के कनेक्ट किया, ताकि अगर कहीं फ्लड आ रहा है तो वो चैनल से उस नदी में जाए जहां पे कि वो नदी सूखती जा रही है, तो वो पानी में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा आसपास के इलाके में, और नदी का जो पानी है वो कनेक्टिविटी है, तो वो आगे बह के दूसरे जो सूखी हुई नदियां उनमें पानी को प्रवाह को आगे बढ़ा देगा। तो ये आपका प्रोग्राम था किससे? अमृत क्रांति से। दूसरा या स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति भी 2 बार आएगा, देख लीजिए आप, एक यहाँ आ रहा है, फिर से आएगा। देखिए स्लेटी क्रांति क्या है आपका, या ग्रे क्रांति, ये भी उर्वरक से संबंधित बोली जाती है, जबकि मैं आपको उर्वरक ब्राउन में भी बता चुकी हूं, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद दोनों बोला जाता है भाई, ग्रे और स्लेटी के लिए भी यूज किया गया है, ब्राउन के लिए भी यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका गोल क्रांति। गोल क्या है भाई? आलू, तो आलू से रिलेटेड है ये आपका गोल क्रांति। अब देखिए सनराइज या सूर्योदय क्रांति। जो सनराइज या सूर्योदय है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के उत्पादन हेतु है, कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करें, अपने खुद के उत्पादन प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। अब तो इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जब से ये चाइनीज आइटम्स को बैन कर रही है गवर्नमेंट, तो हमें खुद के गैजेट्स और खुद की चीजें बनानी पड़ेंगी। रिसेंट में न्यूज में आया भी था कि चाइना के जो भी इक्विपमेंट्स आपके गवर्नमेंट इसमें हो रहे हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं, राउटर वगैरह जो चाइना के यूज होते हैं, उनको भी बैन कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो एयरटेल यूज कर रही हो या बीएसएनएल यूज कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति। ये क्या है? ये सबकी मदर है। इंद्रधनुषीय क्रांति है कि हर क्रांति को प्रोत्साहन देगी ये, यानी कि अपने हर बच्चे को बोलेगी हाँ बेटा तुम भी बढ़ावा करो, तुम भी बढ़ावा करो। यानी कि क्या हो गया, इंद्रधनुषीय क्रांति सारी क्रांतियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, उनको क्यूमुलेटिव साथ लेके चलने के लिए बनाई गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंद्रधनुषीय क्रांति। यही अगर मैं बात करूं कि मिशन इंद्रधनुष क्या था, नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इट्स टॉपिक ऑफ अनदर करंट थिंग। तो मिशन इंद्रधनुष मेरा टीकाकरण से संबंधित है, जो इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है, जो बच्चों में टीकाकरण कराते हैं, उसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। यहां पे मैंने क्या रखा है, इंद्रधनुषीय क्रांति। गंगा क्रांति। गंगा क्रांति में ऐसा है कि गंगा एक्शन प्लान जो आया कि गंगा की क्लीनिंग करी जाएगी, गंगा में पॉल्यूशन कम किया जाएगा, उन सबका जो उसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ। आपको मालूम है कि भाई बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम रही है, जिसको कि अब आपका एनआरसीपी में मर्ज कर दिया गया। तो ये आपका उस समय में जो गंगा एक्शन प्लान था, तो उसमें भ्रष्टाचार के चीजों को जांच करने के लिए, उनकी बातों को सामने लाने के लिए क्या शुरू किया गया था, गंगा क्रांति। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे गंगा क्रांति के लिए। ये आपका राजेंद्र सिंह है, जिसको क्या बोला जाता है, वाटरमैन। अब ये जो राजेंद्र सिंह है, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत सारे अलग अलग इनके पिक्स मिलेंगे आपको, कुछ में तो बिल्कुल ही बाबा जी दिखेंगे, बाकी ये हैं इससे यंग भी इनके फोटोज हैं, क्योंकि बहुत टाइम से इस एक ही काम में ये लगे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सदाबहार क्रांति देखिए, इंद्रधनुष अलग था और सदाबहार अलग है। सदाबहार क्रांति में बात कर रहे हैं कि जैव तकनीकी यानी कि जो बायोटेक्निक होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हम जोर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप करेंगे। जो आज के समय की मांग है, जो भी आपको एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट करना है, उसके लिए भी आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसमें यह माना गया है कि 2020 तक, कब तक, 2020 तक जो किसान की आमदनी है वो दुगनी करने का उद्देश्य था। हालांकि अब तो ये चीज उतनी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर मैं करंट की बात करूं, बिल्कुल अभी जो कि हम बात कर रहे हैं, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई के स्टार्टिंग तक भी जो रिपोर्ट आई है अभी बिल्कुल रिसेंट में 1 हफ्ते पहले, उसमें ये कह रहे हैं कि इस बार गेहूं की सबसे ज्यादा बिक्री के लिए जो स्टॉक रिलीज किया है, वो अब तक कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश लीड कर रहा है। यानी कि
पंजाब वगैरह को भी बीट करके, पंजाब हरियाणा को बीट करके कौन नंबर 1 आ गया है? मध्य प्रदेश नंबर 1 आ गया है। फाइनल रिपोर्ट अब आगे टैली होंगी कि फाइनली कौन आगे आया, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं का किसने दिया, बट इस समय एमपी है। अगर मैं बात करूं वैसे एमपी इन जनरल किस में लीड करता है, तो मैं कहूंगी दलहन यानी कि दालें। दालें कौन लीड करता है इंडिया में? एमपी सबसे ज्यादा दालों का प्रोडक्शन करता है। तो हर जगह की एक पेक्युलैरिटी होती है। आगे देखें, खाद्य श्रृंखला हो गया, एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित है, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो 4 सिटीज आती हैं, कौन कौन सी? अगर मैं क्लॉकवाइज लूं तो क्लॉकवाइज क्या बोलूंगी? दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास और आपका इधर में कौन सा हो जाएगा? मुंबई। तो आपका इस तरह से क्लॉकवाइज जो 4 सिटी है इनको कनेक्ट करना, ये नेशनल हाईवे को डेवलप करना और बाकी नेशनल हाईवे इनके साथ में इंटरलिंकिंग करना, ये एक प्रोग्राम है हमारा। कौन सा? एनएच क्रांति इसको कहा जाता है। लास्ट देख लीजिए, प्रोटीन क्रांति। ये हम करंट से बात ले सकते हैं, जो है आपका 2014 की है, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। बड़ा सिंपल है, एक बार अगर पढ़ लिया ऐसी चीज तो हमेशा याद हो जाती है, बट बात है कि एक बार कभी सुना हो एटलीस्ट, ताकि एग्जाम में तुक्का ना मारना पड़े। प्रोटीन क्रांति है, जिनमें प्रोटीन होता है, जिन फूड क्रॉप्स में, उनको बढ़ावा देना, यानी कि आपका अंडा हो सकता है, आपका दालें हो सकती हैं, तो ये सब चीजें, आपका मीट भी, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपका जैसे दलहन, अंडा, मीट, मछली उत्पादकता, जिनमें क्या है? प्रोटीन बड़ा हाई है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था ये 2014 में। कौन सी क्रांति? प्रोटीन क्रांति। तो ये थी मेरी क्रांतियां सारी। हाँ, तो अभी हमने सारी की सारी खाद्य क्रांतियां कंप्लीट कर ली हैं। जो भी इंपॉर्टेंट खाद्य क्रांतियां हैं वो आपके सामने हमने डिस्कस करी। ध्यान से इनको आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगी जिसमें सारी खाद्य क्रांतियां। और अब मैंने अपनी स्क्रीन पे दूसरा हमारा पार्ट खोल लिया है, जो कि हमारा कल्चर्स है। होता क्या है, बहुत सारी, जब हम किसी चीज की कमर्शियल खेती करते हैं या व्यावसायिक बिंदु से उसको, किसी भी चीज को पालते हैं, कोई उसमें कीड़ा हो सकता है, कोई आपका, कोई और आपका जीव जंतु हो सकता है, या हमारी कोई आपके पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो किसी भी चीज की खेती कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करेंगे तो उसको हमने कुछ कल्चर्स नाम दे दिए हैं। तो कुछ कल्चर्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी हैं, और कुछ कल्चर्स हैं जो हमें करने ही होते हैं, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन इसको माना जाता है। तो एक बार देख लें, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या है? जो नाम से ही पता चल रहा है, क्या? सिल्क। ठीक है, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो रेशम के कीड़ों को पालना, ये क्या होता है? इसमें एक और चीज है सेरीकल्चर में, न सिर्फ रेशम के कीड़े बल्कि कई बार आपका शहतूत की खेती भी आ जाती है इसमें, क्योंकि आपका जो ये है रेशम के कीड़े, ये वहां पे काफी पाए जाते हैं। तो शहतूत की खेती या रेशम के कीड़े पालना, जो कि आपका कुकून्स कहलाते हैं, उनकी खेती की जाती है, उनको रियर किया जाता है, उसको कहते हैं हम सेरीकल्चर। दूसरा आपका कौन सा है? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर देख लें, एपीकल्चर क्या है भाई? हनी बी प्रोडक्शन। शहद उत्पादन अगर आता है तो शहद उत्पादन कैसे करेंगे? तो शहद के लिए आपका हनी बी प्रोडक्शन होता है, मधुमक्खी पालन। तो बी रियरिंग जो कहते हैं, बी रियरिंग क्या हो जाएगा आपका? बी कीपिंग या बी रियरिंग, जिसको कहते हैं मधुमक्खी पालन। अब क्या करते हैं हम? इसमें भी एक ऐसा चीज किया जाता है कि कई बार कोई स्पेसिफिक गार्डन होगा, आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी उस चीज को समझने में टाइम लग गया। पतंजलि और बहुत अच्छे अच्छे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उस तरीके के बहुत अच्छे ब्रांड में एक स्पेशल हनी निकलता है। एक नॉर्मल हनी है, उसका रेट कम होगा। एक स्पेशल हनी होता है जिसमें वो स्पेसिफिकली लिख के दे रहे हैं कि आपका ब्लूबेरी हनी, या आपका कोई और पर्टिकुलर फ्रूट के नाम पे, या किसी और कोई प्लांट के नाम पे हनी का नाम था। तो मैंने ये सोचा ये क्यों है, इसका नाम क्यों है? यानी कि अब हनी आप खरीद के लाओगे तो हनी में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, शहद आपको बिल्कुल वही है। मुझे तो कोई टेस्ट में डिफरेंस लगा नहीं, बट उसका ये था कि वो किस हल्का फुल्का कुछ फ्रेग्रेंस आती होगी, मैं शायद नहीं डिटेक्ट कर पाई। तो वो क्या होता है, जिस चीज का कोई बागवानी हो रही है, मान लीजिए आपका ब्लूबेरीज या ग्रेप्स या कोई भी ऐसी कोई वो वहां पे फलों का पूरा बाग है, उस जगह पे आपने मधुमक्खी के लिए क्या होता है, एक बॉक्स आता है लकड़ी का, उसमें ऊपर में इस टाइप का एक जाली सा लगा होता है जिसमें मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। तो वो अगर उस एरिया में रख दिया तो मधुमक्खी भाई आसपास के एरिया से ही तो फ्रूट्स का वो जूस लेके आएंगी, तो उसमें वो एक्सट्रैक्ट हुई उसी बाग से कलेक्ट कर रही हैं। उस बाग में एक स्पेसिफिक वैरायटी के आपने पेड़ या पौधे उगाए हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि वही फ्लेवर का हनी में एसेंस जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने उस चीज का उस फ्रूट के ऊपर नाम रख दिया उस हनी का।
तो ऐसे कुछ स्पेशल हनी का वो रखा जाता है, उनकी कॉस्ट भी थोड़ा हाई कर देते हैं मार्केट में। तो कहने का मतलब है एपीकल्चर से हमें बेसिकली जो है वो काम यहाँ पे इतना ही है कि व्हाट इज इट इज रियरिंग ऑफ हनी बीज, मधुमक्खी का पालन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी से आपको भी मालूम है, एक हमारा जो कॉमन, हम बागवानी के अगर आप शौकीन है तो आपको पता है कि वर्मी कंपोस्ट आती है, ठीक है, खाद को कहते हैं। तो यानी कि जिसमें आपका डिकम्पोज मटेरियल, अब डिकम्पोजिशन कौन करता है? ऑब्वियसली माइक्रोब्स करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। तो यानी कि वर्मी भी रिलेटेड किससे होगा कि थोड़ा कुछ कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड होगा। तो वर्मी कल्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम केंचुआ पालन कर रहे हैं, वर्म रियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि केंचुआ क्या है, एक आपका नेचुरली मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा करता है। क्यों? दो चीजें हैं, एक तो केंचुआ क्या कर रहा है भाई, जो आपका अर्थवर्म है, मिट्टी खा रहा है, उसको वो पोरस कर देता है। मिट्टी में हमेशा जरूरत होती है, कहते हैं ना, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो हल क्यों चलाते हैं? तो हल इसलिए चलाते हैं ताकि जो एयर है वो आपका मिट्टी के अंदर जा पाए। ठीक है, पानी भी जो आप डाल रहे हैं तो उसका पर्कुलेशन आसानी से हो, मिट्टी को ढीला करते हैं खेती करने से पहले। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट सबको पता है। अगर इवन आपको गार्डनिंग भी करनी है तो आप अपने जो भी प्लांट्स लगाएंगे उससे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करते हैं ताकि जो पौधा नीचे सीड है उसको एयर जा पाए, जब आप पानी डालें तो पर्कुलेशन भी आसानी से हो। तो वो काम नेचुरली कर रहा है कौन? अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म आपका नेचुरली मिट्टी खाता है, तो उसमें छेद हो जाते हैं मिट्टी में, तो वो पोरस कर रहा है, मिट्टी को ढीला कर रहा है। तो ये अच्छा है। बाद में जब इवन मरेगा तो ये खुद भी एक डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये खुद भी क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। तो दोनों तरीके से बहुत बढ़िया है। तो दिस इज वर्मी कल्चर, स्पेशली इसके लिए केंचुओं को पालते हैं और फिर भारी मात्रा में खेतों में केंचुए छोड़े जाते हैं ताकि मिट्टी को नेचुरली वो अच्छे से फर्टाइल कर दे, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हो जाए। नुकसान इनसे कुछ है नहीं। अब देखें पीसी कल्चर, पीसी फिशरी। ठीक है, पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो मछलियों के उत्पादन से है। मछली पालन या मछली उत्पादन कमर्शियल रेट में, यानी कि ऐसा नहीं कि आप बोलो मेरे घर में एक्वेरियम है उसमें 5 मछली है, तो दैट इज नॉट अ पीसी कल्चर। यानी कि अगर आप कोई कमर्शियल पर्पज से मछलियों को पाल रहे हैं तो वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि भाई जापान और ये जो चाइना का थोड़ा उधर बॉर्डर वाला कंट्रीज है, यहाँ पे आपका बहुत भारी मात्रा में पीसी कल्चर होता है। ठीक है, अमेरिका का भी जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी बहुत सारे कंट्री पिसिकल्चर को काफी अच्छे से करते हैं। देखिए नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखना पड़ेगा कि हॉर्टिकल्चर जो है वो तो हो गया इसका विस्तृत रूप, इसके अंदर ही सब आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने बोला फ्लोरिकल्चर, अगर मैं बोलूं विटीकल्चर, अगर मैं बोलूं क्या पोमोकल्चर, तो ये सब चीजें, या मैं बोलूं ओलेरिकल्चर, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कई बार हम फल और सब्जियों की बागवानी के लिए भी एक टर्म यूज कर देते हैं हॉर्टिकल्चर, बट वैसे ये क्या है, किसी भी तरह की, मैंने बोला चाय के बागान, चाय की बागवानी, कॉफी की बागवानी, या और कोई स्पेशल फल या सब्जी की बागवानी, तो वो सब कुछ के लिए एक टर्म है आपका हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? बागवानी। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर। मैं अपने एमसीक्यू में भी इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं मैंने। नेक्स्ट देखिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से ही समझ में आ रहा है फ्लावर। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? फूलों का उत्पादन। तो इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं लगाना पड़ा। विटीकल्चर, विटीकल्चर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ग्रेप्स प्रोडक्शन है, और ये एक स्पेशली है जो कि कॉमन कल्चर होते हैं जैसे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, उनके साथ में विटीकल्चर मेरा एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। विटीकल्चर क्या है मेरा? ग्रेप्स प्रोडक्शन, अंगूरों की खेती करना, क्या कहलाता है आपका? विटीकल्चर। नेक्स्ट देखिए पोमोकल्चर। पोमोकल्चर क्या है? आपका फलों का उत्पादन, यानी कि फ्रूट्स को पैदा करना या फ्रूट्स की बागान लगाना, वो क्या कहलाएंगे? पोमोकल्चर। कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं, पोमग्रेनेट। तो पोमग्रेनेट मेरा क्या होता है? पोमग्रेनेट अनार को कहते हैं। तो यानी कि पोमोकल्चर यानी कि अनार क्या होता है? फल। तो ये फलों से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट 3 है हमारे। आपका एक आपका क्या आ रहा है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या है? सब्जियों का उत्पादन, वेजिटेबल रियरिंग, यानी कि अगर आप व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जियां उगा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट है आपका एरोपोनिक्स, और एक है आपका हाइड्रोपोनिक्स। बायोलॉजी की टर्म्स है बट यहाँ पे आई है तो उतना ही मैं आपको बता दूं क्या है। एरोपोनिक्स में क्या करते हैं? हवा में प्लांट्स उगाते हैं, और हाइड्रोपोनिक्स क्या करते हैं? पानी में उगाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तो मैं भी अपना घर में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो इसमें देखिए एरोपोनिक्स में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना कि आपने बचपन में अपने मॉडल्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ग्रीन हाउस चैम्बर, तो जस्ट लाइक दैट एक एनक्लोज्ड एरिया रखते हैं
जिसमें कुछ स्पेशल गैसेस छोड़ी जाती हैं जो कि इस प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हवा में उग सकते हैं, यानी उनको ऐसे लटका के इस तरह से फ्रेम में रखा जाता है और वो क्या है, हवा में ही उनका जर्मिनेशन होने लगता है और वो अपना बड़े होते रहते हैं। तो ये क्या है, एरोपोनिक्स। उस हवा में स्पेशली उस तरह की एयर्स डाली जाती हैं जो कि इस प्लांट की जो भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करती हैं। इन द सेम वे हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रो मतलब वाटर, तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में उग जाते हैं, तो उनका क्या करते हैं, उनके उसको रखते हैं पानी में डुबो के और उसमें और ज्यादा रूट्स वगैरह निकलती चली जाती हैं, तो वो आपका हाइड्रोपोनिक्स होता है। बट उस जो पानी होता है उसमें कुछ स्पेशली केमिकल्स का सॉल्यूशन डाला जाता है, टाइम टू टाइम उसको स्प्रे करते हैं उसके चैम्बर में, ताकि उस पानी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं जो इस प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये दो तरीके होते हैं, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, यानी हवा में भी आप उगा सकते हैं, पानी में भी उगा सकते हैं। तो क्या नहीं है, मिट्टी नहीं है दोनों में, तो मिट्टी का कोई काम नहीं है, इस तरह से उगाया जा सकता है। तो ये चीजें रहती हैं आपकी, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स हो गए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो मैं लाइव में इसकी क्विज करवाऊंगी। तो लाइव में क्विज से पहले आप इस वीडियो को देखिए, ताकि लाइव में आप क्वेश्चंस देख पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो जब भी आपको इसका नोटिस मिलता है कि लाइव में इससे रिलेटेड इस टॉपिक की क्विज आ रही है, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इजी टॉपिक है और इसको आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। एक बार क्विज कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आई होप सारे आंसर्स आप सही दे पाएंगे। और भी कुछ अगर मुझे कुछ नया मिलेगा तो वो मैं क्विज में डालने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।